हेलो एवरीवन। आज है 8 नवंबर और आज के करंट अफेयर के टॉपिक्स में हम अराउंड 6 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो ये उनका एक ग्लिम्स है। हमारा पहला टॉपिक जो है वो है महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड। महाराष्ट्र ने क्या किया है? महाराष्ट्र इंडिया का पहला स्टेट बन गया है। पहला स्टेट बन गया है इंडिया का जिसने स्टारलिंक के बारे में आपको पता होगा। स्टारलिंक एलोन मस्क की एक सब्सिडरी कंपनी है। एलोन मस्क की जो स्पेस एक्स है उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करती है। तो महाराष्ट्र इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने एलॉन मस्क की स्टारलिंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। अब जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है वो महाराष्ट्र के रिमोटेस्ट कॉर्नर में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि सैटेलाइट बेस्ड जो इंटरनेट होता है वो जो एंटीना वाले इंटरनेट होते हैं, डिश, जो जैसे आपने बड़े बड़े टॉवर्स देखे होंगे इस टाइप के, वैसे इंटरनेट से डिफरेंट होता है। इसमें जो डिश एंटीना होता है, आपने डिश टीवी देखी होगी। डिश टीवी सबके घर में होती थी पहले। अब जो डिश टीवी होता है उसका जो एंटीना होता है उसका यूज करता है। और फिर सैटेलाइट होती है अर्थ की ऑर्बिट में। अर्थ की ऑर्बिट में सैटेलाइट होती है जो उस डिश टीवी जो डिश होता है उस पे भेजती है सिग्नल। इंटरनेट कनेक्टिविटी एक्चुअली कह सकते हैं इसको। सिग्नल्स भेजती है जो कि फिर ग्राउंड स्टेशंस को सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, फिर ग्राउंड स्टेशन से जो इनके डिफरेंट यूजर्स हैं उनको वो नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है। तो जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है उसके लिए आपको जो टॉवर्स होते हैं, इंटरनेट टॉवर्स या टेलीफोन टॉवर्स, उनको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये डायरेक्ट सैटेलाइट से आपके फोन में इंटरनेट आ जाता है। जैसे डिश टीवी का घर में पहले यूज होता था, टाटा स्काई होता था, सन डायरेक्ट होता था। वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टिविटी आती थी, सीधे सैटेलाइट से आपके डिश एंटीना में, वहां से आपके टीवी में। तो सिर्फ कुछ उस टाइप का ही है। फर्क इसमें ये है कि जो डिश एंटीना इसमें लगाए जाएंगे वो डायरेक्ट मोबाइल को नेटवर्क प्रोवाइड करा देंगे। इसलिए इसमें रिमोटेस्ट कॉर्नर में नेटवर्क प्रोवाइड कराना थोड़ा इजी होता है क्योंकि बहुत सारे एंटीनाज नहीं लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट भी थोड़ी कम आती है। तो जो सैटेलाइट इंटरनेट्स होंगे उनकी कॉस्ट भी कम होगी। आपके लिए भी कम होगी, जो यूजर्स हैं उनके लिए भी कम होगी, और कंपनी के लिए भी कम होगी। अब इसकी ये इसका एक एडवांटेज है। अब इसके अलग और एडवांटेजेस क्या क्या है? पहली तो यूनिवर्सल कनेक्टिविटी है। रिमोट एरिया में, रूरल एरिया में, माउंटेनियस एरिया में, मैरीटाइम एरियाज में आपको इंटरनेट मिल सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो एंटीना वाले टॉवर्स वाले इंटरनेट होते हैं वो अभी तक जो सियाचिन ग्लेशियर है और जो भी इंडिया के बहुत हाईएस्ट माउंटेन्स पीक्स हैं वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। हम लोग तो 5G यूज करते हैं पर सियाचिन ग्लेशियर पे जो आर्मी है वो 5G यूज नहीं कर पाती क्योंकि वहां तक वो नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं पहुंची है अभी। तो अगर इंडिया ये यूज करने लगेगा, इंडिया में ये ज़्यादा यूजेबल हो जाएंगे सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, तो शायद इंडिया के रिमोटेस्ट कॉर्नर में हाईएस्ट माउंटेन पीक्स तक भी हम अपनी 5G 6G फ्यूचर में जो आने वाली है वो पहुंचा सकते हैं। क्विक डिप्लॉयमेंट होता है क्योंकि फिजिकल केबल्स और टॉवर्स की जरूरत नहीं कर पड़ती। फिजिकल केबल्स और टॉवर्स लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, रिसोर्स लगता है, मैन पावर लगता है। उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। डिजास्टर रेजिलियंस है, मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, आपके टॉवर को डैमेज हो गया, तो उस एरिया में, जिस एरिया को वो टॉवर कवर करता था, वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू आएगा। सैटेलाइट से ये दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सैटेलाइट को अर्थक्वेक क्या ही करेगा, सैटेलाइट तो स्पेस में है। डिजिटल डिवाइड को ये वो कर सकता है, गैप जो है उसको फिल कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये रिमोटेस्ट एरिया में पहुंचा देगा इंटरनेट, रिमोटेस्ट एरिया जो रिमोट गांव के एरिया हैं, विलेजेस हैं, जो अर्बन एरियाज हैं, उनमें यही तो इशू होता है ना कि गांव के एरिया में नेटवर्क अच्छे होते नहीं है, 5G कनेक्टिविटी नहीं अच्छी होती है। तो इस तरीके से डिजिटल डिवाइड को फिल कर सकता है। ये इंडिया के डिजिटल इंडिया गोल से भी अलाइन करता है, जिसका भी मकसद है इंडिया में डिजिटल डिवाइड को कनेक्ट कंप्लीटली एलिमिनेट करना। अब वर्ल्ड में कुछ ऐसी इनिशिएटिव्स हैं जो इसका सैटेलाइट का यूज करते हैं। स्टारलिंक के बारे में तो आपको आप सबको पता ही होगा, एलॉन मस्क की कंपनी है। एक वन वेब है जो इंडिया और यूके का ज्वाइंट एक तरीके से कह सकते हैं प्रोग्राम है। फिर अमेजोन का क्वीपर है, अमेजोन के क्वीपर सैटेलाइट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा।
रिसेंटली लॉन्च भी की थी अमेजोन ने अपनी कुइपर सैटेलाइट। तो ये रही सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की बात। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पंपादुम शोला नेशनल पार्क। अब पंपादुम शोला नेशनल पार्क है कहाँ पे? ये केरला में है। इनफैक्ट ये केरला का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है जो कि केरला की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब ये पार्क न्यूज़ में क्यों है? ये पार्क न्यूज़ में है कि एक इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के बारे में। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज क्या होती है? वो प्लांट स्पीशीज जो इंडिया की नहीं है, जिनका ओरिजिन किसी और कंट्री का है, और जो इंडिया में आकर के इंडिया का जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको डैमेज कर रही है। उनको हम क्या बोलते हैं? इन्वेजिव एलियन स्पीशीज बोलते हैं। इसी तरीके से एक प्लांट है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन वैटल। अब ये क्या कर रहा है? ये पंपादुम शोला नेशनल पार्क में बहुत ज्यादा हो गया था, तो इसने वहाँ की जो नेटिव ग्रासेस थी उनको अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ग्रासेस को ये नुकसान पहुंचाता था। इसी तरीके से एक प्लांट और है जिसका नाम है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस भी यही करता है, अपने आसपास की ग्रासेस को नुकसान पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि यूकेलिप्टस एक टाइप से पॉइजनस प्लांट होता है। वो बहुत ज्यादा वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको वाटर गैजलिंग ट्री भी कहते हैं। इसलिए भी यूकेलिप्टस हार्मफुल होता है। यूकेलिप्टस भी इंडिया का ओरिजिनल नहीं है, उसे ब्रिटिशर्स ऑस्ट्रेलिया से लेकर के आए थे। तो जो कि हाँ, तो जो सोलर नेशनल पार्क है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन वेटल की प्रॉब्लम बहुत टाइम से हो रही थी। तो केरला ने 2021 में एक इको रिस्टोरेशन पॉलिसी इशू की थी, जिसके अंदर इन्होंने वॉटल को और यूकेलिप्टस को हटाने का एक प्लान बनाया था। तो इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और अब बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये लोग इसे हटाने में सक्सेसफुल हो गए हैं, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज को। इन्हें हटाना बहुत टफ होता है क्योंकि ये बहुत ही रेजिलियंट होते हैं। ज्यादातर इन्वेजिव एलियन स्पीशीज जो होती हैं वो ड्रॉट रेजिलियंट होती हैं, सॉल्ट टॉलरेंट होती हैं, तो इन्हें इसीलिए ये जो नेटिव वेजिटेशन से उसको कॉम्पिटिट करके उन्हें डिफीट कर देती हैं और अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेती हैं। इसीलिए इन्हें हटाना भी बहुत मुश्किल होता है, पर केरला ये करने में सक्सेसफुल हुआ है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो एक बुद्धिस्ट साइट से रिलेटेड है जिसका नाम है महाबोधि टेम्पल। आप लोग को पता होगा ये कहाँ पे है? इंडिया के स्टेट बिहार में है। अब महाबोधि टेम्पल इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ पे एनलाइटनमेंट मिला था। गौतम बुद्ध की लाइफ की 4 स्टेज हैं। पहला, उनका बर्थ कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। फिर फर्स्ट सरमन कहाँ पे हुआ था? सारनाथ में हुआ था। एनलाइटनमेंट कहाँ पे मिला था? महाबोधि टेम्पल, जहाँ पे महाबोधि टेम्पल बना है। पीपल पीपल ट्री है, निरंजना रिवर उसके पास में इन्हें एनलाइटनमेंट मिला था। फिर महापरिनिर्वाण मतलब इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? वो कुशीनगर में हुई थी। तो जो इसको एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है 2002 में। ये निरंजना रिवर के ऊपर है, इसको फाल्गु रिवर भी कहते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसा कहा जाता है कि अशोका ने इसे 3rd सेंचुरी BCE में बनवाया था, और ये एंटायरली ब्रिक्स का बना हुआ है। फोटो बहुत क्लियर नहीं है पर आप देख सकते हैं, ये एंटायरली ब्रिक्स का बना हुआ है, जिसे ब्रिटिश एरा में रिन्यू रिन्यू किया गया था। इसका जो शिखर है वो 50 मीटर का है। इसमें वज्रासन या डायमंड थ्रोन भी है, वो प्लेस जहाँ पे गौतम बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला था। वो ट्री भी है एक्चुअली। तो क्या वो ओरिजिनल ट्री है? नहीं, वो ओरिजिनल ट्री नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल ट्री, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो वेस्ट बंगाल की एक डायनेस्टी थी, जिसके एक वो थे, किंग थे, जिनका नाम था शशांक गौड़ा। वो उस पीपल ट्री को उन्होंने कट कर दिया था। फिर श्रीलंका के प्रिंस आए थे, उन्होंने उसकी एक सैपलिंग लगाई थी वहां पे, तो वो है, वो डिसेंडेंट है। जो ओरिजिनल पीपल ट्री है उसका, ओरिजिनल पीपल ट्री नहीं है, उसका डिसेंडेंट है एक। तो अब बुद्धिज्म के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। बुद्धिज्म में 4 नोबल ट्रुथ्स होते हैं जो आपको पता होंगे। ये बहुत बेसिक फीचर्स हैं बुद्धिज्म के। जो 4 नोबल ट्रुथ्स में, उसमें क्या आता है कि सफरिंग इज एवरीवेयर, हर जगह दुख है। और जो दुख है, जो सफरिंग है, उसका कॉज क्या है? उसका कॉज है डिजायर। डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग। अब सफरिंग को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला तो दुख है, दुख का कॉज क्या है? डिजायर। डिजायर को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? सेसेशन ऑफ सफरिंग कैसे होगी? निर्वाण से होगी। अब निर्वाण कैसे मिलेगा? 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करके मिलेगा। अब 8 फोल्ड पाथ क्या है? 8 फोल्ड पाथ है कि
राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट थॉट होना चाहिए, राइट स्पीच होनी चाहिए, एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, इस टाइप से 8 हैं। अब बुद्धिज्म में 3 ज्वेल्स भी आते हैं। 3 ज्वेल्स, 3 ज्वेल्स क्या है? बुद्धिज्म के 3 ज्वेल्स हैं, बुद्ध, धम्म एंड संघ। व्हाट इज बुद्ध? बुद्ध के बारे में तो आपको पता है, बुद्ध मतलब दी एनलाइटेन वन, वो जिसको एनलाइटनमेंट मिल चुका है। धम्म, धम्म मतलब बुद्ध की टीचिंग्स। एंड संघ द कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर्स, वो जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है सोल का। तो क्या बुद्धिज्म सोल में बिलीव करता है? नहीं, बुद्धिज्म सोल में बिलीव नहीं करता है। क्या बुद्धिज्म रीबर्थ में बिलीव करता है? हाँ, बुद्धिज्म रीबर्थ में बिलीव करता है। तो एक क्वेश्चन है, अगर बुद्धिज्म सोल में बिलीव नहीं करता है तो रीबर्थ होता किस चीज का है? हम लोग हिंदुइज्म में देखते हैं कि सोल का ही रीबर्थ होता है, सोल ही बार बार सर्किल करती रहती है, सोल कभी नहीं मरती है, ऐसा हिंदुइज्म की फिलॉसफी कहती है। लेकिन बुद्धिज्म तो सोल में बिलीव नहीं करता, पर बुद्धिज्म रीबर्थ में बिलीव करता है। तो फिर रीबर्थ होता किसका है? अगर आपको ये चीज पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो नाइजीरिया कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। नाइजीरिया में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, किस चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट है? क्रिश्चियंस के परसिक्यूशन को। आपने रिसेंट में प्रेसिडेंट ट्रम्प, यूएसए के प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट सुनी होगी, उन्होंने कहा था कि जो नाइजीरिया में क्रिश्चियंस का परसिक्यूशन हो रहा है, यूएसए उसको टॉलरेट नहीं करेगा और नाइजीरिया के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। जिसके अपोजिट में नाइजीरिया के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी उसको काउंटर किया था और बोला था यूएसए को अपने इंटरनल मैटर्स पे ध्यान देना चाहिए, दूसरी कंट्रीज के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये हर कंट्री की सॉवरेनिटी का ब्रीच है। तो नाइजीरिया के बारे में कुछ बेसिक चीज क्या है, नाइजीरिया में 2 रिवर्स हैं, एक बेनुई रिवर्स और दूसरी नाइजर रिवर। ये वेस्ट अफ्रीका में आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। गल्फ ऑफ गिनिया यहाँ पे है। और इसके नाइजीरिया की खास बात है, जो नॉर्दर्न नाइजीरिया है यहाँ पे सवाना क्लाइमेट है। सवाना क्लाइमेट क्या होता है? सवाना एक ग्रासलैंड टाइप का क्लाइमेट होता है। ये सहारा डेजर्ट है, फिर ये सवाना क्लाइमेट है, फिर यहाँ पे रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है। तो सवाना एक तरीके से ट्रांजिशन जोन होता है डेजर्ट से फॉरेस्ट के बीच का। तो नॉर्दर्न नाइजीरिया में सवाना क्लाइमेट है और सदर्न नाइजीरिया में रेन फॉरेस्ट है। और चप्पल वाडी, ये नाइजीरिया की हाईएस्ट पीक है। अब नाइजीरिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेते हैं। तो ये सारे तो याद नहीं करने आपको, पर एक आइडिया होना चाहिए। जैसे कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की नाइजीरिया को बॉर्डर नहीं करता है, माली बॉर्डर नहीं करता है, बुर्किना फासो बॉर्डर नहीं करता है। नाइजर को 4 कंट्रीज बॉर्डर करते हैं, नाइजर, नाइजीरिया को नाइजर, चैड, कैमरून और बेनिन। अब नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूजा इसकी कैपिटल है। अटलांटिक ओशन को ये टच करता है, यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनिया है। तो ये रही नाइजीरिया की बात। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड है। आई होप आपने दादा भाई नौरोजी के बारे में तो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। तो इनके बारे में हम पढ़ते क्या है, मेनली इनको हम जानते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से रिलेटेड। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, जिसका मतलब क्या था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया से वेल्थ को ट्रांसफर कर रहे हैं ब्रिटेन में, बिना किसी इकोनॉमिक रिटर्न के। इंडिया को उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा है, इंडिया की वेल्थ ब्रिटेन में सारी ट्रांसफर हो जा रही है। इसकी वजह से इंडिया तो ग्रो नहीं कर रहा है, पर ब्रिटेन के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा होता जा रहा है। तो दादा भाई नौरोजी, इनका बर्थ हुआ था 1825 में। कहाँ पे बर्थ हुआ था? बॉम्बे में। अब ये एल्फिंस्टन कॉलेज में इंडिया के पहले फर्स्ट इंडियन जो एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रोफेसर बने वो यही थे। ये यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में भी प्रोफेसर थे, जहाँ पे ये गुजराती पढ़ाते थे, गुजराती लैंग्वेज पढ़ाते थे। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 सेशंस को भी प्रिसाइड किया है, 1886 में, 1893 लाहौर में और 1906 कैलकटा में। कैलकटा सेशन में क्या हुआ था? स्वराज की डिमांड रखी गई थी। फिर 1907 में क्या हो गया था? 1907, सॉरी, 1907 बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, जिसको सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो कांग्रेस के 2 पार्ट्स हैं, कांग्रेस के 2 पार्ट्स हो गए थे। जिसे एक पार्ट को लीड कौन कर रहा था? एक पार्ट के लीडर तिलक थे, दूसरे पार्ट के लीडर कौन थे?
गांधी जी के जो मेंटोर, गांधी जी जिन्हें इन्हें अपना मेंटोर कहते हैं, वो थे। गांधी जी किसे अपना मेंटोर कहते हैं, आप ये कमेंट करके बता सकते हैं इफ यू नो। तो ये जो फाउंडर थे, इन्होंने किसे फाउंड किया, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन को फाउंड किया था। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे लंदन में फाउंड किया था। इंडियन ग्रीवेंसेस को लंदन तक पहुंचाने के लिए इन्हें ऐसा लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बुरे नहीं है, उन्हें बस पता नहीं है कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो इसीलिए चाहते थे कि जो इंडिया के ग्रीवेंसेस हैं वो ब्रिटिशर्स तक प्रॉपरली पहुंचेंगे तो वो उन्हें सॉल्व करेंगे। ये पहले इंडियन एमपी थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट किया था इन्होंने, फिशबरी सेंट्रल को रिप्रेजेंट किया था। इनका रोल था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फॉर्म करने में 1885। ये दीवान ऑफ बड़ौदा थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। राष्ट्र गुप्तार इनका न्यूज़पेपर था गुजराती में। इन्होंने एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, जो मैंने आपको बता दी है। कुछ इन्फॉर्मेशन इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इन्होंने क्या ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की थी, दो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने फाउंड की थी, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, इनका न्यूज़पेपर किस लैंग्वेज में था, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये कैलकाटा सेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ फीचर्स थे दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, ये आप याद कर लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।